नमस्कार मित्रों, निसांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए बढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक वितान की ओर। और वितान का पहला पाठ जो है भारत रत्न, परम सम्माननीय भारत के लिए किसी रत्न से कम नहीं और रत्न से भी ऊपर हम कह सकते हैं। नक्षत्रों के समान हमारी प्यारी दीदी लता मंगेशकर का पाठ हम पढ़ेंगे और लता मंगेशकर के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जो खुद भी संगीत के जानकार हैं, उन्होंने बताया कि क्या ऐसा खास था लता मंगेशकर में जो दूसरे लोगों में नहीं था। तो इन सब बातों को हम जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे और चर्चा करेंगे लता मंगेशकर के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लता मंगेशकर से पहले कुमार गंधर्व के व्यक्तित्व के बारे में। इनका जन्म सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में हुआ। मूल नाम था शिवपुत्र सड़ीदार रमैया। ये बहुत बड़ा नाम इनका है। कामकली मात्र 10 वर्ष की उम्र में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति दे दी। पहली मंचीय प्रस्तुति केवल 10 साल की उम्र में देने वाले कुमार गंधर्व, उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है। लोक धुनों के साथ हिंदुस्तानी साहित्य संगीत का सामंजस्य, तालमेल, ये उनके संगीत की विशेषता है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर, मतलब लोक गीतों के पदों का संग्रह करके उन्हें स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने इन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दी। इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया है। अब पाठ परिचय की बात आती है। चूंकि वितान में से आपके लेखक का परिचय आता भी नहीं है, लेकिन कुछ परिचय इसलिए कि जानकारी मिले। संगीत की दुनिया की वह आवाज जिसे सब जानते हैं, जिसे सब पहचानते हैं, पर इस ओर कम लोगों का ध्यान गया होगा कि बच्चों की अभिरुचि के विकास में उस आवाज का क्या योगदान है। बच्चों का एटीट्यूड किस तरह से इस आवाज के कारण बदला। दिनों दिन सुरीले होते किशोर और युवा तथा उनके थिरकते पांव का राज क्या है। क्या इसके पीछे भी लता मंगेशकर कारण रही है, जानते हैं। लता यानी सुगम संगीत या फिल्मी संगीत का सुरीला इतिहास। एक ऐसा सुर जिसने एक शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। कुमार गंधर्व जो खुद शास्त्रीय गायक थे, उन्होंने कलम उठाई और लता मंगेशकर जी के बारे में लिखा। मूल हिंदी में लिखी गई कुमार गंधर्व की ये रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। सांगीतिक मतलब संगीत के लिए, संगीत विषय पर ये एक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है न सुगम, बस संगीत है, गानपट की पहचान है। और अभी इस पाठ में आप बहुत कुछ ऐसा सीखोगे जो आपको लग रहा होगा कि नहीं ये कोई बोरियत वाला पाठ होगा। बहुत मजा आएगा चीजों को समझने में। एक होता है शास्त्रीय संगीत, एक होता है फिल्मी संगीत। शास्त्रीय संगीत ज्यादा अच्छा है या फिल्म संगीत ज्यादा अच्छा है?
तो ये कोई पूछने वाला प्रश्न ही नहीं है, दोनों अपने अपने स्थानों पर सही है। लेकिन किसी फिल्म संगीत जानने वाले व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान हो तो उसके फिल्मी गानों का अंदाज बदल जाएगा, वो पूरा व्याकरणिक तरीके से चलेगा। इन्हीं बातों को इस पाठ में दिया गया है, बातों को समझना। लता के गायन की विशेषताएं कौन कौन सी, यहाँ से प्रश्न बनता है। और शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, कौन सा अच्छा है, ये सब बातें हम यहाँ करने जा रहे हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। कौन? कुमार गंधर्व। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया, मतलब नॉर्मल तरीके से, और अचानक एक अद्वितीय स्वर, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो, अनोखा, मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा, दिल पर दस्तक दे दी जिस स्वर ने। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। तत् प्लस मय बराबर तन्मय व्यंजन संधि है। पूरी एकाग्रता के साथ सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। जो ही गाना समाप्त हुआ, नाम आया लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। संगति अर्थात उनका साथ पाने का अनुभव हुआ, मिलने का अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी, बहुत विशेष और अनोखी गायकी। दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। दीनानाथ मंगेशकर जो खुद भी शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े पंडित थे, उन्हीं की बेटी लता मंगेशकर उनसे भी कुछ आगे बढ़कर के और इस संसार में अपना योगदान देती है। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वो कोई गाना था। बरसात के भी पहले का मतलब है बरसात मूवी से भी पहले का कोई गाना था। गाती चली आ रही है और मैं भी, तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूं। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूर जहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, एक युग था। लता से पहले नूर जहां बहुत बड़ी गायिका के रूप में आई थी, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। नूर जहां से बहुत आगे निकल गई, उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई ये गायिका। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। ऐसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां जिनको सितार वादन में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त है, अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। ये वो लोग हैं जो अपने गुरु या पिता से भी बहुत आगे निकल जाते हैं, जैसे द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। ये स्पष्ट कह दिया कि लता के मुकाबले की कोई गायिका भारतीय गायिकाओं में नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। बहुत अधिक लोकप्रियता लता के कारण चित्रपट संगीत, यानी पर्दे पर जो चित्र उपस्थित होता है, यहाँ पर चित्रपट संगीत का मतलब है फिल्मी संगीत। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। लोगों का नजरिया बदल गया। छोटी बात कहूंगा, कुछ बातें कहते हुए लेखक को अजीब लग रहा है, लेकिन देखिए,
पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल के घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। क्यों? क्योंकि लता जैसी गायिकाओं को सुन सुन करके खुद भी गायक बनने की ओर अग्रसर हो गए। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू की कारण नहीं है? कारण, इस जादू का कारण क्या लता नहीं है? कोकिला यानी कोयल, कोयल का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, उसको फॉलो करेगा, वह खुद भी प्रयास करेगा कि मैं भी ऐसा गाऊं। यह स्वर कोकिला थी, यह स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। स्वर मालिकाएं यानी वो 7 स्वर जो होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, और बहुत सारे स्वर लोगों के कानों तक पड़े। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। और इन सब के पीछे अगर कोई जादू है, कोई इनका प्रेरणा स्रोत है, तो वह है दीदी लता मंगेशकर जी। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे आसपास, हमारे एनवायरमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित है जो बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो उसके फॉलोअर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ेगी। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है, क्योंकि नई पीढ़ी का जो संगीत था वह इधर उधर जो डोल रहा था उसे संस्कारों से भर दिया और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। सामान्य से व्यक्ति के अंदर भी संगीत के विषय में अभिरुचि जागृत हुई। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। अब तक कुछ भी खास समझ का नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है, फिर भी चीजों को ध्यान से समझना, कोई प्रॉब्लम है तो अवगत कराना। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए, लता की भी और शास्त्रीय गायकी की भी, तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, होता है ना, ये सब शास्त्रीय संगीत में होता है। ये शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। अचानक इस व्यक्ति को इस शास्त्रीय ब्यौरे से कोई मतलब नहीं है, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था या राग त्रिताल। ये राग मालकोस और राग त्रिताल ये रागों के नाम है जिनको संगीत के जानकार समझते हैं। उसे तो चाहिए वो मिठास जो उसे मस्त कर दे। उसे रागों से क्या मतलब है सामान्य श्रोता को, जिसका वो अनुभव कर सके, और ये स्वाभाविक ही है। देखो यहाँ स्वभाव प्लस इक, स्वभाव प्लस इक बराबर स्वाभाविक। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वो मनुष्य है, जिसमें इंसानियत ही नहीं हो वो काय का इंसान। वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। अब जहां पर गानपन ही न हो वह संगीत जैसा लगेगा ही नहीं। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% ये गानपन मौजूद मिलेगा। मित्रों, आप लोग जिस जमाने में जी रहे हो
उस जमाने का संगीत कहां से कहां पहुंच गया। कई गाने तो ऐसे हैं जो पता ही नहीं लगता कि इसमें बोल क्या रहा है। गानपन तो वो दूर की बात है। गद्य को पद्य के अंदाज में बोल देना और म्यूजिक के द्वारा सब कुछ दबा देना, उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा वह रागे वगैरह सब गायब कर देना, तो कहाँ तो लता मंगेशकर की ध्वनि मुद्रिका है और कहाँ आजकल के गायक गायिकाओं की है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म ये गानपन ही है, ये छू जाने वाला है। मुख्य रहस्य ये गानपन है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। अब देखो बच्चे यहाँ भूलते हैं, यही बातें परीक्षा की है, क्या क्या खासियत है। एक तो है कानपन, दूसरी है स्वरों की निर्मलता। दो विशेषताएं हो गई, विशेषताओं को ध्यान में रखो। एक तो गानपन है, दूसरा स्वरों की निर्मलता। बिल्कुल साफ सुथरे स्वरों में वो गाया करती थी। उसके पहले की पार्श्व गायिका प्लेबैक सिंगर है ना, नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, उसमें संदेह नहीं। तथापि फिर भी उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, वो मादकता नहीं है, कोमलता है और मुग्धता है। मैं भी संगीत का जानकार इतना नहीं हूँ, आप लोगों में भी बहुत कम होंगे, लेकिन मादक उत्तान से तात्पर्य कभी कभी आपने यदि इला अरुण को गाते हुए तो सुना हो, जैसे वह एक नशीली आवाजें जो होती है वह नूरजहां की गायकी में दिखाई देता है, जबकि यहाँ पर कोमलता है, मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। बिल्कुल, जो व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से जीवन को देखेगा उसके क्रियाकलाप परिवर्तित हो जाएंगे। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने, संगीत के बड़े दूरदर्शी व्यक्ति, विशेष जानकार व्यक्ति उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। संगीत दिग्दर्शकों ने भी उसकी इस जानकारी का इतना उपयोग नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता जैसी गायिका को सरल काम क्यों दिया जाए, वह तो जटिलता को भी सरल बना करके और निर्मलता के साथ प्रस्तुत कर सकती है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। तीसरी विशेषता आ गई है ना, पहली गानपन है, दूसरी स्वरों की निर्मलता है, तीसरा है नादमय उच्चार। बहुत तीखी चिल्ला देने वाली आवाज है, बहुत तीखापन है स्वरों में। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। रीति मतलब तरीका। दो स्वरों के बीच का जो अंतर है वह कितने बढ़िया अंदाज में भर जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। वह स्वर आपस में मिक्स हो जाता है, इतने बढ़िया अंदाज में गाए, कहीं कोई टूटने का काम नहीं है। ये बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। अपने आप ही ऐसा हो जाता, कोई पैदा करने वाली बात नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, और करुण रस का गायन आसान काम नहीं है। पर मुझे खुद ये बात नहीं पटती
मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया जितना करना चाहिए, पर इसमें गलती लता की नहीं है, संगीत दिग्दर्शकों की है। लता को केवल जोर जोर से चिल्लाने वाले गाने दिए गए टास्क में, वह उसने बखूबी पूरे किए। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। तीव्रता, उत्कटता, तीव्रता से गाए हैं। मध्य लय के या द्रुत लय के तेज गति से गाए जाने वाले गाने ज्यादा गाए, जबकि लता तो करुण रस के जो धीमी लय के गाने थे उनको भी अच्छे से गा सकती थी। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि ये गाना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। अधिकतम दोष तो संगीत दिग्दर्शकों का ही है, क्योंकि उसे जो टास्क मिले उनको बखूबी पूरा किया। अगर संगीत दिग्दर्शक उनसे कुछ विशेष की अपेक्षा करते तो पहले देते तो सही टास्क। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। मित्रों, चाहे हम संगीत के कम जानकार हों, लेकिन चीजों को समझ सकते हैं। ऊंची पट्टी का मतलब है ऊपर की ओर उठाना, नाद को ऊंचा उठा करके गाना पीक लेवल तक, जबकि नीची पट्टी में वह होगा जिसमें गंभीरता होगी। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं, बिना कारण के। अब ये कार्य लता जी ने नहीं बल्कि संगीत दिग्दर्शकों ने किया। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। अकारण के इसका कोई मतलब नहीं है, निरुद्देश्य है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहां एक तरफ शास्त्रीय संगीत तो दूसरी तरफ चित्रपट संगीत, इन दोनों की कोई तुलना ही नहीं है, दोनों ही अलग अलग विषय हैं। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। याद रखना दोनों के अंतर को। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है, वही जलद लय यानी जल्दी वाली लय, बहुत तेज तेज गाया जाना, और चपलता यानी चंचलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म है गंभीरता, जबकि जलद लयता और चपलता चित्रपट संगीत का गुणधर्म है। गुणधर्म का मतलब होता है स्वभाव। समझ में आ रही है बात है? शास्त्रीय संगीत गंभीरता से गाया जाता है, जबकि चंचलता और चपलता के साथ में गाया जाता है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, प्राइमरी लेवल का इसलिए क्योंकि शास्त्रीय संगीत तो बहुत बड़े लेवल का होता है, उसमें जानकार लोगों के वश में है। जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, परिष्कृत शुद्ध रूप में, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत में पूरे तालों का प्रयोग भी नहीं होता। कई बार शास्त्रीय संगीत के गायन में हम चलते हुए टीवी को बंद कर देते हैं, जाने क्या गा रहे हैं। इसका मतलब हम उसके व्याकरण को समझ ही नहीं पा रहे। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आघात मतलब चोट, है ना? कभी ड्रम बज रहे हैं, कभी क्या बज रहे हैं। और सुलभता और लोच,
लोच जानते हो आप, जहाँ फ्लेक्सिबल हो कोई भी चीज, है ना। और अग्र स्थान दिया जाता है किसको, सुलभता और लोच को, आसानी से जो हो जाए। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। यदि चित्रपट संगीत वाले को शास्त्रीय संगीत की भी जानकारी होगी तो वो उसको भी इतना परिष्कृत और मजेदार कर देगा। और वह लता के पास निसंशय है, बिना किसी शक के, बिना संशय के, लता जी को चित्रपट संगीत गायन में महारत हासिल थी। उसके बावजूद वह शास्त्रीय संगीत की भी ज्ञाता थी। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल सभा, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूं। लेखक कुमार गंधर्व ने कहा कि लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया जाने वाला 3-3.5 मिनट का गाना और 3.5 घंटे की किसी खानदानी गायक की महफिल, इन दोनों का आनंदात्मक मूल्य समान है। भाई ऐसा क्यों कहा? किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप से वर्णन करता है, विस्तृत रूप से कोई अच्छे लेखक का लेख, और वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। समझ रहे हो क्या? अरे एक बहुत बड़ा लेख अगर एक सुभाषितानी 2 पंक्तियों के द्वारा वही बात स्पष्ट हो जाए तो कौन सा ज्यादा अच्छा है, जो छोटे में लिखा गया। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। वह 3.5 घंटे का जो खानदानी गायक की महफिल का स्वाद है वह लता के 3 मिनट 3.5 मिनट के गाने में मिल सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर लय शब्दार्थ का यहाँ वहां त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। मतलब जब वो गाती है तो पूरी सभा बेहोश हो जाती है, मतलब सुध बुध खो करके उसी में समाहित हो जाती है, खो जाती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य, रसिकों को, जानकारों को आनंद देने की क्षमता किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है, क्योंकि लोगों के स्वाद के अनुरूप आप अपने आप को अगर ढालते हो तो चल पाओगे। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं होता, कभी कभी लोगों का टेस्ट यदि गलत हो तो वही नहीं गाया जाता। कुछ अच्छा जो समाज के लिए प्रेरणास्पद हो, अच्छे तरीके से गाया जाए, अनुशासित तरीके से, तो अच्छा है। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। अरे रंजक, आनंदित करने वाला, मनोरंजक कहते हैं मन को आनंदित करने वाला अगर न हो तो नीरस ठहरेगा। यहाँ पर भी विसर्ग संधि याद रखना, निह प्लस रस एक नियम है कि अगर यहाँ पर आधा है विसर्ग के बाद र आ रहा है तो विसर्ग के पहले का जो लघु था वह दीर्घ हो जाएगा, जो ह्रस्व था वह दीर्घ हो जाएगा। अनावश्यक, अनाकर्षण प्रतीत होगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता है ना। ये जो गानपन है वह शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से है ना, ताल सुर के निर्दोषपन के कारण नहीं है।
गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। वो चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो रंजक न हो, यदि आनंद देने वाला न हो। क्योंकि संगीत को तो लोग आनंद के लिए सुनते हैं, मन को मुग्ध करने के लिए सुनते हैं। चाहे उसकी व्याकरण कितनी अच्छी हो, लेकिन श्रोताओं को समझ में नहीं आ रहा तो वो किस काम का है। कोई कितना ही बड़ा कवि या लेखक हो, पर उसकी भाषा यदि पाठकों तक पूर्णतः न समझ में आए उसको, या वो पहुंच नहीं पाए, तो फिर वो कोई बड़ा कवि नहीं है। क्योंकि जो जन भाषा में लिखता है, जो जनता को समझा देता है, वो बड़ा व्यक्ति है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। जो व्यक्ति श्रोताओं के साथ में संवाद स्थापित कर लेता है, वह वास्तविक रूप में बड़ा गायक है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र। आप ढंग से समझना, एक तो ओरिजिनल है हड्डियों का ढांचा, और एक उसकी ऑयल पेंटिंग है। अब असली तो वही है हड्डियों का ढांचा, लेकिन अच्छा कौन सा लग रहा है दोनों में से? वो ऑयल पेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ओरिजिनल होते हुए भी, असली होते हुए भी, अगर वो अच्छा न लगे तो वो भी सही नहीं है। इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। आगे बात समझ में, वही असली के चक्कर में लोगों की रंजकता तो बनी रहे। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। अव्वल दर्जे का, टॉप क्लास खानदानी गायक के लेवल का। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। लोग प्रश्न पूछें कि क्या लता जी 3.5 घंटे की महफिल जमा सकती है क्या? तो हम कहें, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? रसों की तीव्रता, रस प्लस उत्कटता, उत्कट और ता अलग अलग है। तो क्या चलो लता जी 3 घंटे की महफिल नहीं भी सजा सकती, तो क्या कोई खानदानी गायक केवल 3 घंटे में वह चित्रपट संगीत को उतनी कुशलता के साथ और रसों की तीव्रता के साथ गा सकता है क्या? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का यानी गायकों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। यह है वह सैद्धांतिक लोग। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। मतलब लोगों का टेस्ट खराब कर दिया इसने। पर मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। कैसे भाई? पता लगाएंगे। लोगों के कान खराब नहीं किए, सुधार दिए। कैसे? ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। पुनः उक्ति मतलब उनको दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर भी लेखक आपको यहाँ समझा रहे हैं पूरी तरह से। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है, अपना दबदबा कायम कर रखा है। लेकिन केवल व्याकरण के दम पर आप श्रोताओं को मुग्ध नहीं कर सकते। अगर सामने वाले के समझ में नहीं आया तो आपका शास्त्रीय संगीत किसी काम का नहीं है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। अरे भाई, टेस्ट भी तो जरूरी है। संगीत को कोई सुनेगा तो किस लिए? क्या सारे जानकार लोग होते हैं क्या?
5% भी नहीं होते, और अगर नहीं होते तो आप कितने ही बड़े शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हो, और आपको कौन सुनेगा यदि लोगों को आनंद नहीं आया तो। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। आधुनिक संगीत से जान पहचान लोगों की होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। अब वो बहुत सावधान हो गए। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। उनको शास्त्र शुद्धि से क्या मतलब आ रहा है, वह तो सुरीलेपन की बात करेंगे। और ये क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। वहां शास्त्रीयता नहीं, सुरीलापन ज्यादा महत्वपूर्ण है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। संगीत के विषय में लोगों की अभिरुचि सकारात्मकता के साथ बढ़ी है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। उसके अंदर लोचशीलता होती है ना, वो फ्लेक्सिबल होता है। तन्मयता, तन्यता, ऐसा मुझे लगता है उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नव निर्मिति की बहुत गुंजाइश है। जबकि शास्त्रीय संगीत में यदि ऐसे 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 करके चलना है तो फिर उसमें जरा सा भी चेंज आप नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? जबकि चित्रपट संगीत ऐसे चलते चलते ऐसे भी चल सकता है। बात को यूं समझो आप कि इसमें नया निर्मित हो सकता है, जबकि चित्र शास्त्रीय संगीत तो अपने उन पुराने सिद्धांतों पर कायम है जिसमें नएपन की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। किसने? चित्रपट संगीत के दिग्दर्शकों ने। उन्होंने इन लोक गीतों को भी अपने लय ताल में प्रस्तुत किया है। ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पर्जन्य, बादल, ऐसे गीत, पहाड़ों की घाटियों, यह है लोकगीतों का मजा। खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, और ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल, रस के अनुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र में प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमारे यहाँ तो कृषि पर गीत है, वैवाहिक गीत बहुत सारे हैं, पारंपरिक गीत। इन गीतों का प्रयोग भी कहीं ना कहीं इनको फेरबदल करके इनके अंदर और हमारे चित्रपट संगीत के जानकारों ने किया। थोड़े में कहूं तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, बहुत विस्तृत है। वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टि पूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। फिर भी बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है, क्योंकि वह जो शास्त्रीय संगीत है वो हर किसी के वश का नहीं है, इसलिए उसका विकास कम और चित्रपट संगीत का अधिक हो रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है। अनअभिषिक्त, अभिषेक शब्द से बना है, अन उपसर्ग लगेगा इसमें, अनअभिषिक्त, अनअभिषिक्त साम्राज्ञी है। बेताज बादशाह जिसको कहते हैं,
और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। और मित्रों, आज भी है, आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन अधिकतम लोग यही कहेंगे कि लता से बड़ी कोई पार्श्व गायिका नहीं हुई। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, स्थिर है, क्योंकि वह हमेशा टॉप पर बनी हुई है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। उसकी पॉपुलैरिटी में कोई बाधा पैदा अब तक नहीं हुई है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना, आधी शताब्दी 50 वर्ष तक, और मित्रों अभी तो आने वाले कितने ही वर्षों तक लोगों के मन पर प्रभुत्व कायम रहेगा लता जी का। आसान नहीं है, ज्यादा क्या कहूं, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे, यही नहीं परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। ये क्या चमत्कार नहीं है, और ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने लता जी को प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखा है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। हाँ, कितनी शताब्दियां बीत जाती है, पर बड़ी मुश्किल से कोई एक आता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। हालांकि लेखक द्वारा लिखा गया ये पाठ तब का है जब लता जी जीवित थी। आज लता जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनके गाए हुए गाने आज भी हमें आनंदित कर रहे हैं। मित्रों, पूरे पाठ में हमने ये देखा कि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है, और लता जी की लोकप्रियता के पीछे क्या कारण रहा है। इन सब बातों को कुमार गंधर्व ने अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया। लता के गाने में गानपन था, स्वरों की निर्मलता थी, और नादमय उच्चारण था, लोचशीलता विशेष, और कब एक वर्ण में दूसरा वर्ण, एक स्वर में दूसरा स्वर कब मिल गया इसका पता न चले। ये तन्यता, ये लोचशीलता और ये निरंतरता उनके गायन में बनी हुई थी। इसीलिए भारत रत्न भी है, और भारत रत्न तो बहुत छोटा सा सम्मान ऐसे व्यक्तित्व के लिए है। हम निरंतर ऐसे व्यक्तित्व को पढ़ते रहे, समझते रहे, जीवन में उनसे प्रेरणा लेते रहे, क्योंकि जब प्रारंभ किया होगा अपने इस सफर को, तो क्या कभी सोचा होगा कि कहां से कहां तक पहुंचूंगी। दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का ये चमत्कार जब उनकी बेटी की शक्ल में आया, तो उतने ऊंचे शिखर तक पहुंचा जहां पर हर किसी के लिए पहुंचना संभव नहीं है। और शिखर पर पहुंचना एक बात है, पर वहां पर कायम रहना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लता जी ने दिए हुए सभी टास्क को बहुत अच्छे से पूर्ण किया, समझा। तो ये था मित्रों आपके सामने पाठ, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार ये पाठ कंप्लीट होता है। आप इनको ढंग से पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि निशांश है तो सफलता निश्चित है। धन्यवाद।